नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच की करंट अफेयर का एक वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच की सभी करंट अफेयर को डीपली डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फूड एजेंसी अप्रूव्ड द सेल ऑफ लैब ग्रो मीट प्रोडक्ट। किस कंट्री की फूड एजेंसी ने अपने यहाँ पर लैब ग्रो मीट प्रोडक्ट को बेचने के लिए अप्रूव कर दिया है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी यूएसए, या फिर ऑप्शन सी इंडिया, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, जिस कंट्री की फूड एजेंसी ने अपने यहाँ लैब ग्रो मीट प्रोडक्ट को अप्रूव किया है वो है आपकी सिंगापुर। कौन सी? सिंगापुर की फूड एजेंसी ने इसको अपने यहाँ पर बेचने के लिए अप्रूव कर दिया गया है। तो आइए अब थोड़ा लैब ग्रो मीट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हम कल्चर्ड मीट के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो लैब के अंदर मीट बनाया जाता है उसको हम कल्चर्ड मीट के नाम से भी जानते हैं और इसको स्लोटरिंग के द्वारा नहीं बनाया जाता। इसको पशु के सेल्स को यूज़ करके लैब में एक एनवायरनमेंट प्रदान करके बनाया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जूम करके पीडीएफ में आपको इस पिक्चर के द्वारा आपको सारी डिटेल लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन दिसंबर 10। यानी कि 10 दिसंबर को जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? ऑप्शन ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी ओम बिरला। तो दोस्तों, जो आपकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी वो कुछ इस शेप में रहने वाली है, एक ट्रायंगुलर शेप में वो रहने वाली है, जबकि जो हमारी करंटली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो आपकी एक सर्कुलर शेप में है, जिसको 1921 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये कंप्लीट हुई थी आपकी 1926 1927 के बीच में जाके लगभग ये कंप्लीट हुई थी। दोस्तों, इसको बनाने का यानी कि इसको बड़ी और करने का कारण क्या है कि 2026 के अंदर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी भी वैल्यू संख्या बढ़ने वाली है। तो जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं वो करंटली होते हैं 552, जो कि 2026 में बढ़ के होने वाले हैं 888। तो जो इसका इनोग्रेशन किया है वो किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो इसका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी। और इस बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो है हमारे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। और इसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका 901 करोड़ रुपए का। किसका? 901 करोड़ रुपए का इस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 7 दिसंबर पीएम मोदी इनोग्रेटेड विथ सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट। 7 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस सिटी के मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस सिटी का जो मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो है आपकी आगरा सिटी। कौन सी? आगरा सिटी। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा आपका जो आगरा फोर्ट है उसको और ताजमहल को आपस में जोड़ा जाएगा। किसको? जो आगरा फोर्ट और ताजमहल को आपस में जोड़ा जाएगा इस मेट्रो प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा सिटी की मेट्रो प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर को लॉन्च किया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष एंड विच मिनिस्ट्री हैव जॉइंटली डिसाइडेड टू सेट अप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ आयुष प्रोडक्ट। यानी कि आयुष और कौन सी मिनिस्ट्री साथ मिलकर एक काउंसिल बनाएंगी जो आयुष के प्रोडक्ट हैं उनको बेचने यानी कि उनको बढ़ावा देने के लेकर उन्होंने साथ में हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, या फिर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों, जिस मिनिस्ट्री ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ श्री आयुष के साथ हाथ मिलाया है वो है आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी? यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
और तो आइए अब थोड़ा आयुष के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? आयुष के बारे में। जो आयुष की फुल फॉर्म होती है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से हेमोपैथी। तो जो आयुष की जो फुल फॉर्म होती है वही है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जो आयुष मिनिस्ट्री है इसको फाउंड किया गया था 9 नवंबर 2014 ईस्वी को, और इसके हेडक्वार्टर हैं वो भी कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो इस समय आयुष के हेड हैं, जो हेड हैं वो कौन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो आयुष के हेड हैं वो कौन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR? CSIR का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो CSIR का वाइस प्रेसिडेंट है वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसकी इमेज आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए अब थोड़ा CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके दिल्ली के अंदर। और दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही हमारे CSIR के अपने आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो जो हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोदी जी। तो जो इसके प्राइम मिनिस्टर सॉरी जो प्रेसिडेंट होंगे CSIR के वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी CSIR, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट है उसको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बोला क्या गया कि 10 में से एक इंडियन को कैंसर की बीमारी होती है। किसको? 10 में से एक इंडियन को कैंसर की बीमारी अपनी लाइफ टाइम में हो जाती है। तो आइए अब थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO को जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 7 अप्रैल 1948 को WHO को एस्टेब्लिश किया गया था। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अंदर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जिसके जो रिपोर्ट रिलीज करती है वो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो भी आपकी जारी की जाती है किसके द्वारा? WHO। जो इसके करंटली हेड हैं वो हैं आपके टेड्रोस। कौन? टेड्रोस अधानोम इसके करंटली हेड हैं। जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेपाल एंड चाइना व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट क्या है अकॉर्डिंग टू नेपाल एंड चाइना? तो दोस्तों नेपाल और चाइना ने मिलकर दिसंबर 2020 में इसकी नई हाइट को रिलीज किया है नापकर। तो वो कितनी है? ऑप्शन ए 8848 मीटर, ऑप्शन बी 8849 मीटर, ऑप्शन सी 8849 मीटर, या ऑप्शन डी 8848.86 मीटर। तो दोस्तों जो नेपाल और चाइना के द्वारा नई हाइट नापी गई है माउंट एवरेस्ट की वो है आपकी ऑप्शन डी, यानी कि 8848.86 मीटर। दोस्तों जो 1950 में जो इंडिया के द्वारा इसकी लेंथ नापी गई थी वो हाइट नापी गई थी 8848 मीटर। लेकिन अब जो चाइना और नेपाल के द्वारा जॉइंटली मिलकर इसकी हाइट को नापा गया है तो उसमें इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है 0.86 मीटर की इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। इसके अंदर जो आपकी पहली हाइट इंडिया के द्वारा नापी गई थी। तो आज जो करंटली हाइट इन्होंने बताई है वो है 8848.86 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विठाला टेम्पल इज इन विच स्टेट? विजय विठाला टेम्पल किस स्टेट में है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो विजय विठाला टेम्पल है वो है आपका कर्नाटका के अंदर। किसके अंदर? कर्नाटका के अंदर हमारा विजय विठाला टेम्पल है।
तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो विजय विठाला टेम्पल है वो आपका जो आपने हम्पी सुना होगा जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके पास में स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस स्टेट में है? तो वो भी आपकी कर्नाटका में ही, कौन सी, हम्पी जो आपकी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो भी आपकी कर्नाटक के अंदर ही है। और विजय विठाला टेम्पल, कौन सा, विजय विठाला टेम्पल भी हमारा हम्पी के पास ही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 8 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर और या ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 9 दिसंबर को। किसको? 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो है रिकवर विद इंटीग्रिटी। इस वर्ष की जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है इसकी थीम रखी गई है और ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश साइंड इट्स फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो बांग्लादेश ने एक फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो बांग्लादेश ने फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वो किया है आपका किसके साथ? भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ इन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा कि बांग्लादेश के प्रोडक्ट भूटान में और भूटान के प्रोडक्ट बांग्लादेश में बिना किसी टैक्स के, सॉरी कम, बिना किसी, कुछ प्रोडक्ट बिना किसी टैक्स के और कुछ प्रोडक्ट कम टैक्स पर आसानी से एक दूसरी कंट्री में आसानी से बेचे जा सकते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में एक बात और बताऊं कि भूटान हमारी पहली कंट्री थी 1971 की इंडो पाक वार के बाद की जिसने बांग्लादेश को फर्स्ट यानी कि पहली बार इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो वो कौन सी कंट्री थी? हमारी भूटान। और जो पहले नंबर पर कौन सी थी? भूटान। और जो दूसरे नंबर की कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था तो वो है आपकी इंडिया। तो पहली याद रखना, पहली भूटान, दूसरी इंडिया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HALIISC यानी कि HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और IISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज लॉन्च्ड डेवलपमेंट सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? ऑप्शन ए चित्रदुर्गा, ऑप्शन बी मैसूरू या ऑप्शन सी रायचूर या फिर ऑप्शन डी कोपल। तो दोस्तों जो आपका इन्होंने जॉइंटली मिलकर एक डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है वो क्या है आपका? चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में। किसके अंदर? चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों जिसकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में ये दिखाई दे रही है ये आपका डेवलपमेंट सेंटर। इस सेंटर के अंदर मॉडर्न लैब एस्टेब्लिश की जाएंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर काम किया जाएगा और साइंटिस्टों को इसके अंदर तैयार किया जाएगा। जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। जो HAL है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। और जो हमारी IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो भी हमारी बेंगलोर में ही है जिसकी इमेज आपको यहाँ पिक्चर में, स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू ट्राइब्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट? यानी कि थारू ट्राइब्स हैं वो किस स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी यूपी। तो दोस्तों जो थारू ट्राइब्स हैं वो आपकी यूपी राज्य से रिलेटेड है। यूपी राज्य से रिलेटेड है। तो आपकी थारू ट्राइब्स होती हैं वो आपकी कुछ टाइप की इमेज आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। और जो थारू ट्राइब्स हैं ये मोस्टली उत्तराखंड, यूपी और बिहार वाले रीजन में ज़्यादा पाई जाती हैं। उत्तराखंड, यूपी और बिहार वाले रीजन में ज़्यादा ये थारू ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो जो थारू ट्राइब्स रिलेटेड कौन से स्टेट से हैं? ये आपकी यूपी से। तो दोस्तों जो आजकल दिल्ली पुलिस या फिर CSSL या फिर CGL के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ट्राइब्स को लेकर एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमारी कंट्री में जो ट्राइब्स होती हैं उनको ध्यान से ज़रा याद किया करो, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ इश्यूड
द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, यानी कि किस मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट गाइडलाइन को जारी किया है, किसको लेकर, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है उसको लेकर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज एंड शिपिंग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जिस मिनिस्ट्री ने ये ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं वो हैं आपके मनसुख एल मांडलविया जी। कौन? मनसुख एल मांडलविया जी हमारे इसके मिनिस्टर हैं। और ये मिनिस्ट्री न्यूज़ में किस लिए थी दोस्तों? नवंबर 2020 में इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया। तो इसलिए ये मिनिस्ट्री और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों अभी जल्दी में एक और मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया गया है। और किस मिनिस्ट्री का नाम क्या किया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज्ड द स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-2020? किसके द्वारा स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-2020 जारी की गई है? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों ये जो इस रिपोर्ट रिलीज की गई है वो की गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और जारी किया गया है दोस्तों डीआरआई के, जो डीआरआई होती है हमारी, उसके 63rd फाउंडेशन स्टोन पर, 63rd फाउंडेशन स्टोन था, इसको जारी किया गया है। तो डीआरआई की फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्या? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 अवार्डेड टू। जो डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान है 2020 वो किसको दिया गया है? ऑप्शन ए संकरन, ऑप्शन बी अनिल खारे, ऑप्शन सी सुमित कटारिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो सम्मान दिया गया है 2020 का ये दिया गया है आपका किसको? संकरन जी को। किसको? संकरन जी को, बी संकरन को। ये कौन थे? ये 1961 बैच के एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे। कौन? जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है उसके ये ऑफिसर थे। कौन? बी संकरन। और दोस्तों जो डीआरआई होती है ये एक एपेक्स बॉडी है, एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन, यानी कि जो स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन चलाती है उसके लिए जो एपेक्स बॉडी है वो है आपकी डीआरआई। कौन? डीआरआई एपेक्स बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्या? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और जो जिस बी संकरन है उनकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिक्लेयर इन्वेस्ट इंडिया एज ए विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड? इसे यानी किसके द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को एज ए विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के रूप में डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए यूएनसीटीएडी यानी कि अनकैड, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इन्वेस्ट इंडिया को विनर डिक्लेयर किया गया है वो किया गया आपका यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। जो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। किसके अंदर? पेरिस फ्रांस के अंदर। जो इसके करंटली हेड हैं वो हैं ओड्रे ओजुले। ओड्रे ओजुले इसके हेड हैं और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके के अंदर। और जो इसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं वो हैं आपके शॉर्टली सोशल गुड अवार्ड फॉर बेस्ट यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, और दूसरा अवार्ड जाता है पी बॉडी अवार्ड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए फॉर्मूला 2 रेस ड्यूरिंग द साकिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन? यानी कि बहरीन के अंदर जो साकिर ग्रांड प्रिक्स हो रही है फॉर्मूला 2 रेस वो किसने जीती है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी जिहान दारूवाला, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो इस रेस को जीता है वो जीता है आपका जिहान दारूवाला ने। ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनके द्वारा इस रेस को जीता गया है। और ये दोस्तों आपकी रेड बुल की कार चलाते हैं। किसकी? रेड बुल की कार हमारे जो जिहान दारूवाला हैं ये आपके चलाते हैं, जिसकी इमेज आपको
यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020, यानी ग्लोबल टीचर प्राइज कौन 2020 किसे दिया गया है? तो ये है हमारे रंजीत सिंह दिसाले। कौन? रंजीत सिंह दिसाले को 2020 का जो ग्लोबल टीचर प्राइज है वो दिया गया है। और दोस्तों ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिसकी इमेज आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए अब थोड़ा ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है वार्के फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वार्के फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस अवार्ड के द्वारा 1 मिलियन यूएसडी डॉलर विनर को दिए जाते हैं। और ये जो वार्के फाउंडेशन है ये कहाँ का है? यूएई का यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स का। जो बनाया किस दिन, मतलब किस सन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था? ये किया गया था 2015 के अंदर इसको इंस्टीट्यूट यानी कि देना स्टार्ट किया गया था। और जो अवार्ड दिया जाता है वो देता है 1 मिलियन यूएसडी डॉलर, यानी कि $1 मिलियन अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। तो कौन है वो? हमारे रंजीत सिंह दिसाले, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर जू सफारी इज इन विच स्टेट? तो राजगीर जू सफारी कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो राजगीर जू सफारी है वो आपका बिहार राज्य में पड़ता है। किसमें? बिहार राज्य में। न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा राजगीर जू सफारी को, और एक और आपका उद्यान है यानी कि जो पार्क है, जिसे जू की कैटेगरी में डाला गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। तो ये कहाँ है? आपका बिहार के अंदर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान इज इन विच स्टेट? तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है वो किस स्टेट में है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी एमपी, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है वो आपका कहाँ है? यूपी के अंदर। कहाँ? यूपी के अंदर वो आपका जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है वो आपका यूपी के अंदर है। तो आइए यूपी के अंदर भी कहाँ है? यूपी के अंदर गोरखपुर जिले में है। किसके अंदर? गोरखपुर जिले के अंदर ये आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसे और जो आपको पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था राजगीर जू सफारी, दोनों को ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जू की कैटेगरी में डाला गया है। किसी कैटेगरी में? जू की कैटेगरी में इन दोनों को डाला गया है। इसको राजगीर जू सफारी को और ये अशफाक उल्ला खां को, जो प्राणी उद्यान है, इन दोनों को अभी जल्दी में जू की कैटेगरी में डाला गया है, जिसकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। किसकी? अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, या ऑप्शन डी 8 दिसंबर। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। किसको? 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो रखी गई है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इस वर्ष की थीम रखी गई है। और दोस्तों जो माउंटेन्स होते हैं वो आपका 15% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होती है उसका घर होते हैं, और लगभग हाफ यानी 50% जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है उसका हॉटस्पॉट भी हमारे ये माउंटेन्स होते हैं। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सा नंबर का? 15वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये भी हमारा बात करता है लाइफ ऑन लैंड के लेकर। लाइफ ऑन लैंड को लेकर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमारा बात करता है। तो इसलिए जो हमारा इंटरनेशनल माउंटेन डे से रिलेटेड आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा जाए तो वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इनको पूरा करने का टारगेट कब तक रखा गया। क्या जो टारगेट रखा गया है कि हम किस ईयर तक इनको लगभग पूरा कर लेंगे और किस वर्ष ये स्टार्ट किए गए थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कौन से गोल थे उनका भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर प्रोविजन ऑफ ए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग मोबाइल कवरेज इन विच स्टेट? यानी कि मोबाइल कवरेज को बढ़ाने के लिए इसके अंडर में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम के अंडर में मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए किस स्टेट में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है?
ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो अप्रूवल दिया गया है ये दिया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इस अप्रूवल को अरुणाचल प्रदेश स्टेट में और असम स्टेट के 2 डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है किस स्टेट में, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे आंसर बनता है किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा किस स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके द्वारा जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है स्कीम है, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो मोबाइल कवरेज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर प्रोविजन ऑफ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी बिटवीन कोची एंड विच स्टेट और यूटी। यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए किसके बीच में, यानी कौन सी यूटी या फिर स्टेट है जिसके कोची के द्वारा, यानी जो हमारी केरल के अंदर राज्य जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोची, इसके द्वारा साथ में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। इसमें जो नेटवर्क होते हैं, जो डाटा होता है, जो नेटवर्क होते हैं वो आपके तार के द्वारा लाइट की स्पीड में, यानी कि लाइट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो करने वाला यूटी बना है वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप को ही ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा कोची से जोड़ा जाएगा। तो आइए अब थोड़ा लक्षद्वीप की पोजीशन जान लेते हैं। जो हमारा ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में हमारे केरल के पास में ये आपका कोची डिस्ट्रिक्ट हो गया और यहाँ पे हो गया आपका ये लक्षद्वीप यूटी, जिसे हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। और ये पहली यानी कि कोची और लक्षद्वीप को हम ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा अब आपस में कनेक्ट किया जाएगा और लक्षद्वीप के अंदर भी मोबाइल कवरेज को यानी कि नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और तो दोस्तों जो इसमें कंपनी काम कर रही है वो कर रही है आपकी BSNL, जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो काम कर रही है। BSNL इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच यूटी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक, यानी कि जल्द ही में कौन सी यूटी 100% ऑर्गेनिक बन गई है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी निकोबार या अंडमान निकोबार या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो यूटी 100% ऑर्गेनिक बनी है वो है आपकी कौन सी, लक्षद्वीप। कौन सी, लक्षद्वीप। दोस्तों 100% ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? 100% ऑर्गेनिक का मतलब है कि हम अपने खेतों में जो केमिकल यूज्ड हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी फसल को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो हम उन केमिकल यूज्ड प्रोडक्ट का यूज़ करना बंद कर दें। जो केमिकल इसमें मिला हुआ आता है उन केमिकलों को यूज़ करना बंद कर दें तो हम उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो हमारी यूटी बनी है 100% ऑर्गेनिक वो बनी है आपकी लक्षद्वीप। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू पॉलिसी ऑन स्कूल बैग लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो जो स्कूल बैग के ऊपर जो नई पॉलिसी है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ऑप्शन ए होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री लॉन्च की गई है ये की गई है आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। दोस्तों अभी जल्दी में एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया गया, सॉरी किसी मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया था और इसके मिनिस्टर कौन है। दोस्तों इस पॉलिसी में बोला गया है कि एक फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक के किसी बच्चे का बैग वेट जो होगा उसके बॉडी के वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होगा। किसके? जो बच्चे का वेट है उसके 10% के बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव Pfizer COVID-19 वैक्सीन, यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर पहली पर्सन कौन बन गई है जिसे Pfizer की COVID-19 वैक्सीन दी गई है। दोस्तों रिसेंटली जल्दी में यूके पहली कंट्री बना था जो Pfizer की COVID-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव करने वाला, यानी कि अप्रूव करने वाला Pfizer की COVID-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए जो पहली कंट्री बना था वो था यूके। जो दूसरी बनी है वो आपकी कनाडा। कौन? कनाडा आपकी सेकंड कंट्री बन गई है। और जो फर्स्ट लेडी बनी है कौन?
जो फर्स्ट लेडी बनी है जिसे पी फिजर कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है वो है मार्गरेट कीनन। कौन? मार्गरेट कीनन, जो कि यूके की हैं। ये पहली लेडी बनी है जिसे कोविड-19 जो पी फिजर की वैक्सीन है ये दी गई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? जो ह्यूमन राइट्स डे है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ह्यूमन राइट्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका इसको 10 दिसंबर को। इसको 10 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो रखी गई है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और दोस्तों जो ह्यूमन राइट्स डे है इसको सेलिब्रेट करना जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, कौन जी? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा अडोप्ट किया गया था इसे 1948 में। किसमें? 1948 में इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। किसको? जो हमारा ह्यूमन राइट डे है इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 9th, ऑप्शन सी 5th या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? दोस्तों इस रिपोर्ट में एक खास बात है इस बार, वो क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इंडिया की रैंक इस रिपोर्ट में आई है वो आई है आपकी 9th। क्या? 9th रैंक इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो पहली 3 रैंक हैं आपके किसी भी कंट्री को नहीं दी गई हैं। क्यों? क्योंकि देश के अंदर यानी कि सॉरी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने हाई लेवल पर अच्छा काम कर रही हो। तो चौथे नंबर पर जो है वो है आपकी स्वीडन और जो हमारी इंडिया है वो है आपकी कौन से 9वें नंबर पर। कौन किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 9th। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बी, क्योंकि इसमें पहली 3 रैंक किसी को नहीं दी गई हैं पहली बार। तो ये रिपोर्ट इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इससे क्वेश्चन बनना 101% जायज़ है। यानी कि इससे क्वेश्चन 99 नहीं 101% बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कोल्ड। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी जल्दी में एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? नंबर 1 कोविन COVIN, ऑप्शन बी कोविन COWIN, ऑप्शन सी कोवैक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये क्या है आपका कोविन COVIN ऐप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस ऐप के द्वारा जो हमारी कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि उसका डाटा रखना कि किस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर कोई पर्सन अपने लिए कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी इसी ऐप के द्वारा किया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा? कोविन। तो आप भी इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कोविड-19 वैक्सीन के लिए करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र पुलिस रिसेंटली एक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड हेल्प देम टू ट्रैक डाउन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने एक जल्दी में एक सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन से? इसके लिए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसको ट्रैक करने के लिए। दोस्तों जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस ने एक्वायर किया है वो क्या है आपका इंटरपोल से। किससे? इंटरपोल से। तो आइए अब थोड़ा इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। इंटरपोल जिसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। किसके? तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जानते हैं, जिसके हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और जिसके फाउंडर हैं वो हैं जोन्स स्कोबर को। जोन्स स्कोबर इसको फाउंड किया गया था 7 सितंबर 1923 ईस्वी को वियना ऑस्ट्रिया में और जो करंटली हेड हैं वो उसके किम जोंग यंग। और दोस्तों इनका टाइम पीरियड भी 2020 में कंप्लीट होने वाला है। तो 2020 के बाद नए हमारे जो हेड हैं इंटरपोल के वो चुने जाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ न्यूली लॉन्च्ड द WHO फाउंडेशन। यानी कि जो फर्स्ट CEO कौन बना है जो WHO फाउंडेशन नई लॉन्च की गई है? तो ये बने हैं आपके अनिल सोनी। कौन? अनिल सोनी जो कि इंडियन हैं।
तो ये ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश WHO फाउंडेशन। तो दोस्तों जो WHO फाउंडेशन है ये वर्क करना स्टार्ट करेगी 1 जनवरी 2021। ये वर्क किसके ऊपर करेगी कि जो WHO के फंड आते हैं या फिर किसी बीमारी को टैकल करना है तो किस तरीके से उन फंडों को यूज़ किया जाएगा या कहाँ से वो फंड इकट्ठे किए जाएंगे, उसको लेकर ये हमारी फाउंडेशन वर्क करने वाली है। तो जो हमारे फर्स्ट इंडियन हैं जो बने हैं वो हैं हमारे अनिल सोनी, इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके बन गए हैं, इसके WHO फाउंडेशन के, जो कि 1 जनवरी 2021 से वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट बुल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स, यानी कि जल्द ही में किस स्टेट के द्वारा इको ब्रिज बनाया गया है रेप्टाइल्स यानी कि जैसे सांप होते हैं या फिर स्मॉलर मैमल्स होते हैं उनके लिए। देखो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो हमारा इको ब्रिज होता है वो इस तरह का होता है कुछ जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है, जिसके द्वारा कि अगर हम किसी फॉरेस्ट में रोड बनाते हैं तो जो जानवर होते हैं छोटे उनको निकलने के लिए इस तरह का जो इको ब्रिज बनाया है वो बनाया आपका किसने, उत्तराखंड राज्य ने। इसने उत्तराखंड राज्य ने, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर ये बनाया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 फॉर हिज नोवेल, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 किसको दिया गया है। तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 है ये दिया गया है आपका राजकमल झा को। किसको, राजकमल झा को ये अवार्ड दिया गया है। किसके लिए, इनके द्वारा जो नोवेल लिखा गया था वो द सिटी एंड द सी, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड को दिया गया है। तो आइए अब थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये अवार्ड जो स्पॉन्सर किया जाता है वो किया जाता है मैत्री पब्लिशिंग फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, जो मैत्री पब्लिशिंग फाउंडेशन है इसके द्वारा ये स्पॉन्सर किया जाता है। जो इसके अंदर रिवॉर्ड दिया जाता है वो दिया जाता है $10,000 का। किसका, $10,000 का इसके अंदर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है $5,000 का अवार्ड इसके अंदर दिया गया है। और इसको बनाया गया था, यानी कि जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था सन 2018 में और लास्ट अवार्ड है 2020, यानी तीसरे नंबर का अवार्ड है ये। कौन सा, जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 ये दिया गया है किसको, राजकमल झा को। ये तीसरे नंबर का अवार्ड है। और जो फर्स्ट विनर थे वो थे 100 पोएम्स ऑफ कबीर। इसको दिया गया था 100 पोएम ऑफ कबीर, यानी कबीर को दिया गया था 100 पोएम ऑफ कबीर के जो लिखी गई थी उसको दिया गया था ये। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन हु स्कोर इन ए प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग, यानी कि फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं जिनके द्वारा प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में स्कोर किया गया है। तो ये हैं आपकी बाला देवी। कौन, बाला देवी, जिसकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। तो बाला देवी जो हैं उनका जन्म 9 फरवरी 1990 को हुआ था और ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी इंडियन फुटबॉलर हैं बाला देवी वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये करती हैं हमारी मणिपुर से। तो आइए अब थोड़ा UEFA के बारे में चैंपियन लीग जो है इसके बारे में जान लेते हैं, जिसको जो मतलब ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये किया जाता है आपका यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो इसे फाउंड किया गया था ये किया गया था 1955 ईस्वी में। जो इसके फाउंडर हैं वो हैं गैब्रियल हैनोट एंड जैक्विस फिरन। कौन, गैब्रियल हैनोट एंड जैक्विस फिरन इसके फाउंडर थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक्स, यानी कि फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक्स के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हैं आपके कौन, नरेंद्र सिंह कापने। कौन, नरेंद्र सिंह कापने को फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है। किसको, नरेंद्र सिंह कापने को फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1926 को हुआ था और जो डेथ हुई थी इनकी 4 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसको लेकर ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो दोस्तों आपसे इनके द्वारा लिखी गई बुकों के नाम देकर पूछा जा सकता है कि बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई हैं वो है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, दूसरी है ऑप्टिकल
वेव गाइड्स, क्या ऑप्टिकल वेव गाइड्स इनके द्वारा बुक लिखी गई है। और जो नेशनलिटी थी वो थी अमेरिकन इंडियन। दोस्तों जो आपका फाइबर केबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक वायर के अंदर बहुत सारे वायर लगे होते हैं जिनके द्वारा नेटवर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक लाइट के थ्रू पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? लाइट के थ्रू पहुंचाया जाता है। और ये हैं आपके नरेंद्र सिंह कापने, जिसकी इमेज आपको स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। यानी कि किस सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो सिटी है जिसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर वो है आपकी ग्वालियर एंड ओरछा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो जो ग्वालियर एंड ओरछा है ये आपके टूरिज्म के हिसाब से जो सिटी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो ये पड़ती हैं आपकी किसमें? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में ये पड़ती हैं। कौन? ग्वालियर और ओरछा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट। यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है किसको? 12 दिसंबर को। किसको? 12 दिसंबर को हम इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कर्ब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र द स्टेट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट बिल डेट प्रपोज डेथ। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर एक बिल लाया जा रहा है जो अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन या फिर किसी बच्चे के साथ रेप में दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी की या फिर डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी। तो ये कौन सा बिल है? ये है आपका द महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट 2020 जो महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया है। दोस्तों इस बिल में अगर कोई भी पर्सन गुल्टी पाया जाता है किसी भी वुमेन के साथ रेप केस में या फिर किसी बच्चे के साथ रेप केस में गुल्टी पाया जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कौन? किसमें? महाराष्ट्र शक्ति एक्ट 2020 पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा ही एक एक्ट हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया है। तो उस एक्ट का आप मुझे नाम बताइए कौन सा एक्ट है जिसमें, जैसे कि आपका महाराष्ट्र का शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट है, सिमिलरली इसी प्रकार का एक एक्ट है आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। तो उस एक्ट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चग हनुक स्मिच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। यानी कि चग हनुक स्मिच फेस्टिवल जो है वो किस कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों जो आपका फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसमें? इजराइल में। किसमें? इजराइल में। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इस फेस्टिवल को लेकर अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है, उनको अभी ट्विटर पर एक बधाई दी है, कांग्रेचुलेशन बोला है इस फेस्टिवल को लेकर। तो हमारा जो फेस्टिवल है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? चग हनुक स्मिच फेस्टिवल हमारा इजराइल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्ट इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स 2023। यानी कि जो इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम 2023 में होने वाले हैं उनको कौन होस्ट करेगा। और दोस्तों ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है कि पहले इन्हें कोई और कंट्री होस्ट कर रही थी, लेकिन अब कोविड-19 के चलते वो कंट्री इसको होस्ट नहीं कर पाएगी। तो वो दूसरी कंट्री कौन सी बनी है? वो आपकी मेडागास्कर। कौन सी? मेडागास्कर कंट्री अब इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम 2023 है उनको होस्ट करेगी। किसको? जो इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम 2023 है उसको होस्ट करेगी। और जो पहले होस्ट करी थी वो करने वाली थी मालदीव्स। कौन सी? मालदीव इसको पहले होस्ट करने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उसने इसे होस्ट करने से मना कर दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच साउथर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन December 6 इज ब्रिंगिंग द सोइल सैंपल ऑफ विच एस्टेरॉयड। यानी कि ये हायाबुसा 2 जो स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट आपका जापान
जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी का ये स्पेस क्राफ्ट है जो कि 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने वाला है। तो किस एस्ट्रॉइड के सोइल सैंपल ये लेकर आएगा? ऑप्शन ए रायगू, ऑप्शन बी डेविडा, ऑप्शन सी जूनो या फिर ऑप्शन डी बिन्नू। तो दोस्तों ये जो स्पेसक्राफ्ट लेकर आने वाला है, ये लेकर आएगा आपका रायगू एस्ट्रॉइड के सोइल सैंपल। दोस्तों इस जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था वो किया गया था 3 दिसंबर 2014 को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। जो इसका सैंपल मास है, जो सैंपल लेकर आएगा वो 100 mg के बराबर सोइल सैंपल, ये जो रायगू है उसका, रायगू जो एस्ट्रॉइड है इसका ये सैंपल जो 100 mg जो मिट्टी का सैंपल है वो ये लेकर आएगा। और जो कब तक आ जाएगा, ये आपकी 6 दिसंबर को ये ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुका होगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है, कौन सी, जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हर किसी बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।